डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी और धामी ने साथ किया वर्कआउट। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित। ओपन एयर जिम में सीएम धामी के साथ किया वर्कआउट। सीएम धामी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात। 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी मंजूरी। कहा धनराशि का उपयोग समयबद्ध पारदर्शी तरीके से हो। चंपावत कथित गैंगरेप केस में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। नामजद आरोपी घटनास्थल पर नहीं थे मौजूद। पुलिस ने कहा रंजिश के कारण आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 7 मई को अपने 2 दिवसीय निजी दौरे पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन पर पूरे यमकेश्वर ब्लॉक में उत्साह का माहौल देखा गया। यमकेश्वर हेलीपैड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद योगी आदित्यनाथ का आत्मीय स्वागत किया। अपने दौरे की शुरुआत में सीएम योगी विथ्याड़ी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपने गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने कॉलेज परिसर में नवनिर्मित ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। रोचक बात यह रही कि लोकार्पण के बाद सीएम योगी और सीएम धामी ने जिम में एक्सरसाइज भी की, जिसने स्थानीय युवाओं और छात्रों का उत्साह बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की स्थापना की गई है। इस मंदिर परिसर में 4 मई से प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसका समापन शुक्रवार 8 मई को होगा। सीएम योगी इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव पहुंचे हैं। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर महादेव मंदिर जाकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के निजी दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी सर्वेश पनवार ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ के आगमन को उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया। मुख्यमंत्री योगी का अपने गांव और यहां की संस्कृति से गहरा लगाव हमेशा से रहा है। उनके आगमन पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए करीब 135 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आरटीआई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय किश्त के रूप में 84.89 करोड़ रुपए जारी करने को स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग समयबद्ध, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के शेष कार्यों के लिए 79.87 लाख तथा खटीमा में शहीद स्थल पर शेख निर्माण के लिए 20.41 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी क्षेत्र स्थित ग्राम बिराड़ में नाग देवता मंदिर के निर्माण एवं सुंदरीकरण के लिए 49.86 लाख रुपए और देवप्रयाग क्षेत्र के सूर्य देवी मंदिर पलेठी बनगढ़ के सुंदरीकरण को 98.59 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र स्थित दांतू गांव में ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण के लिए 35 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी के व्यय के लिए 2.75 करोड़ रुपए तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए 7.57 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए बजट प्राविधान के सापेक्ष 50% राशि के रूप में 35.74 करोड़ जारी किए जाने को स्वीकृति दी गई है। वहीं होमगार्ड्स विभाग के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। इधर मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल जिले में मोलन खंडा भिंताई मोटर मार्ग का नाम शहीद कमल सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने को भी अनुमोदन प्रदान किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मछली पालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालन और उससे जुड़े व्यवसायों से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन से जुड़े श्रमिकों, किसानों और उद्यमों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार तक सीधी पहुंच जैसी सुविधाएं दे रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सामग्री वितरित की और योजना से जुड़े वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये वाहन दुग्ध संग्रह, पशु चिकित्सा और चारा वितरण में मदद करेंगे, जिससे किसानों को उनके घर पर ही सुविधा मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। प्रदर्शनियों में उन्नत नस्ल के पशु, आधुनिक डेयरी उपकरण, मछली पालन की नई तकनीकें और जैविक चारे के स्टॉल लगाए गए थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई तकनीकों को हर गांव तक पहुंचाया जाए ताकि पशुपालकों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालक आत्मनिर्भर बने और उत्तराखंड दुग्ध और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बने। हमारी सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में पशुधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें पात्र लाभार्थियों को 90% तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, इसका अनुदान दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त गोद वैली, पोल्ट्री वैली जैसी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को सहायता प्रदान की जा रही है। और इन योजनाओं का परिणाम है कि केवल ये योजनाएं शुरू भर नहीं हुई हैं, इन योजनाओं का आउटकम आ रहा है, यानी कि इन योजनाओं का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। और वो परिणाम है कि हमारे चाहे गौड़ पालक हो, चाहे मुर्गी पालक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उनको लगातार आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। चंपावत में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में बड़ा मोड़ आया है। पुलिस जांच में यह पूरा मामला सुनियोजित षड्यंत्र निकला। बीते दिनों पीड़िता के पिता ने कोतवाली चंपावत में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम भी शामिल था। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 36 घंटे तक चली गहन जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक कमल रावत ने राजनीतिक और व्यक्तिगत द्वेष के चलते साजिश रची और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। खुलासे के बाद भाजपा कार्यालय चंपावत में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, दर्जा राज्य मंत्री शंकर नारायण पांडे, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहराना समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस का आभार जताया और विपक्ष पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन सच सामने आने से विपक्ष की राजनीति बेनकाब हो गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि महिला और बाल अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है, लेकिन झूठे और भ्रामक मामलों में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानसून अवधि के दौरान संभावित आपदाओं और जनहानि को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में आपदा प्रबंधन एवं विभागीय तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मानसून के दौरान जानहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करें। डीएम ने सिंचाई विभाग को सिल्टेशन प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात में जल निकासी बाधित नहीं होनी चाहिए। सड़क निर्माण एजेंसियों एवं अधिशासी अधिकारियों को नालों की सफाई, झाड़ियों के कटान और जल भराव वाले क्षेत्रों में अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की समय रहते मरम्मत, मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में जेसीबी मशीनों की उपलब्धता तथा वैकल्पिक मार्गों के चयन और सुधार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने संभावित खतरे वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जल प्रवाह में बाधा बनने वाली अवसंरचनाओं को हटाने के निर्देश भी संभावित विभागों को दिए। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, गंभीर रोगियों, दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निराश्रित पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया, जबकि पेयजल विभाग को क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत और विद्युत विभाग को ढीले तारों एवं क्षतिग्रस्त बिजली पोलों की तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना को लेकर रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला जिलाध्यक्ष गीता पवार ने भावुक शब्दों में कहा कि आज प्रदेश की बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिला वंदन की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि यह महिला क्रंदन बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तब सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला अपराध की घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार को चेतावनी दी कि यदि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लगातार आंदोलन करेगी। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चंपावत में जो घटना शर्मसार कर देने वाली हुई है, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष जो इसमें लिप्त पाए गए हैं और वो भी पुष्कर सिंह धामी जी के गृह क्षेत्र चंपावत से ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। एक लड़की जो कि 16 साल की है, उसका गैंग रेप करके उसे कमरे में कैद कर दिया जाता है, जो कि बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और जल्द जो है इन जो आरोपी है उनको दंडित करने की मांग करती है। एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देती है और साथ में नारी बंधन की बात करती है। लोहाघाट में आयोजित जनपद स्तरीय कौशलम एक्सपो 2026 में बच्चों की प्रतिभा और उद्यमशील सोच देखने लायक रही। छात्रों ने अपने नवाचारी प्रोटोटाइप और बिजनेस आइडियाज ने सभी अतिथियों निर्णायकों को प्रभावित किया। SCIRT उत्तराखंड और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा एक दिवसीय जनपद स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी एक्सपो 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कौशलम समन्वयक डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने बताया कि इस वर्ष प्रदर्शनी में बिजनेस सपोर्ट एंड सहायता 17 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने नवाचारी प्रोटोटाइप और उद्यमशील उत्पादों का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने न केवल अपने उत्पादों को प्रस्तुत किया, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़ने के अभिनव तरीकों पर भी प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया, जिसे देखकर उपस्थित अतिथि और दर्शक काफी प्रभावित नजर आए। एक्सपो 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 विद्यालयों ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय कौशलम एक्सपो 2026 के लिए क्वालिफाई किया। वहीं वर्ष भर कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले 8 उद्यमशील शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। उद्यमशील फाउंडेशन के कुमाऊं प्रभारी तनुज अटवाल ने आगामी सत्र में कौशलम कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी सुझाव दिए, जिसमें गोविंद लाल वर्मा मुख्य अतिथि। डाइट द्वारा बच्चों के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास बेहद सराहनीय हैं। बच्चों के प्रोटोटाइप और उनके नवाचार भविष्य की बड़ी संभावनाओं को दर्शाते हैं। महाप्रबंधक उद्योग विभाग पंकज तिवारी ने उद्योग विभाग की विभिन्न व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी देते हुए विद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय का भरोसा दिलाया।
कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका डाइट प्रवक्ता कृष्ण सिंह एरी, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा और राम बालक मिश्रा ने निभाई। वहीं बड़ी संख्या में शिक्षक, प्रशिक्षु और छात्र छात्राएं कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोहाघाट में डाइट में जो उद्यमिता हेतु कौशलम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पे जो भी हमारे यंग इनोवेटर्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा और उनके साथ हम नए नए आइडियाज देखेंगे कि किस प्रकार के आइडियाज आए हैं। तो यही सब है। हाँ, जो ये हमारा एक्सपो है, इसका जो थीम है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं इसका जो मकसद है कि लोकल पीपल को भी जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनका बेनिफिट्स कैसे शेयर किया जाए, कम्युनिटी को कैसे इसका बेनिफिट मिले। इन दिनों यमुना नदी में अवैध खनन बेरोक टोक जारी है और जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। ढकरानी क्षेत्र की तस्वीरें दिखाती हैं कि खनन पट्टों की आड़ में तय समय से बाहर जाकर यमुना का सीना छलनी किया जा रहा है। दिन रात टमटम मशीनों से नदी में खनन चल रहा है, लेकिन खनन विभाग खामोश है। ढालीपुर में भी यही हाल है। यमुना के मुहाने पर गैर कानूनी तरीके से बड़ा स्टॉक संचालित हो रहा है। सवाल कई बार उठे, मगर विभाग की मेहरबानी से रात दिन यहाँ खनन सामग्री जमा की जाती है और डंपरों से भर भर कर देहरादून भेज दी जा रही है। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आसन कंजर्वेशन रिजर्व के बेहद पास हो रही इन गतिविधियों से विदेशी पक्षियों के इस ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है। नियम कहते हैं कि रिजर्व के 10 किलोमीटर दायरे में खनन नहीं हो सकता, फिर भी कुछ ही दूरी पर अवैध खनन जारी है। आरोप है कि प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत से खनन माफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बेतरतीब खनन से एक तरफ राजस्व की लूट हो रही है तो दूसरी तरफ नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। आशंका है कि मानसून में आसपास की बस्तियों और किसानों की खेती पर यमुना कहर बनकर टूटेगी। इन गंभीर हालात पर प्रशासन और खनन विभाग की चुप्पी दोनों को कटघरे में खड़ा करती है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।